नमस्कार दोस्तों, टॉप एलेक्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं मयंक शर्मा और आज हम जो कंटिन्यू करने वाले हैं वो भाषा को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने पिछली क्लास में जो है वो हमने भाषा से संबंधित बहुत सारे तथ्यों को देखा था। हमने बहुत सारे फैक्ट्स उसके देखे थे, जिसमें हमने कह सकते हैं कि हमने उसकी सामान्य जानकारी देखी थी। हमने प्राकृत भाषा को देखा, पाली भाषा को देखा, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी से संबंधित हमने फैक्ट्स देखे और हमने संस्कृत भाषा को भी अच्छे से जाना। आज की क्लास, आज के लेक्चर में हम जो है वो लिपि, बोली, विभाषा, उपभाषा, संविधान में भाषा किस स्थान पर है, किस रूप में है, उनको देखेंगे। उनसे संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद जो है वो दिए गए हैं और ये विश्व हिंदी सम्मेलन क्या होता है उसको हम जो है वो आज के लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। उस पर जो है वो हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लिपि की। देखिएगा, हर एक भाषा की एक लिपि होती है। ये लिपि होती क्या है? लिपि एक लिखने का तरीका होता है। यदि मैं कहूँ किसी भाषा का या भाषा रूप का, तो ये भाषा रूप मौखिक होता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, जो आप सुन रहे हैं, कि इसका एक मौखिक रूप है, ठीक है, जो कि एक भाषा के तौर पर देखते हैं। लेकिन मानकर चलिए आपने मेरी बात को सुन सुनकर आपने एक पेन और कॉपी उठाई हुई है और आप पेन से जो है वो लिखते जा रहे हैं। जो आप लिख रहे हैं वो कोई भाषा नहीं लिख रहे हैं, वो आप लिपि लिख रहे हैं। इसलिए हर एक भाषा की अपनी एक जो है वो लिपि होती है। जैसे मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी की देवनागरी लिपि है। मैं यदि अरबी फारसी की बात करूं तो उसकी अरेबिक लिपि होती है। यदि मैं इंग्लिश की बात करूं, मैं स्पेनिश की बात करूं, मैं फ्रेंच की बात करूं तो उसमें रोमन लिपि होती है। तो अपनी एक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। आप हर भाषा को दूसरी लिपि में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यदि आपसे कहा कि आपको जो है वो मयंक लिखना है, तो मयंक शब्द हिंदी का है, तो आप इस तरीके से आप मयंक लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहें तो आप दूसरी स्क्रिप्ट में भी मयंक लिख सकते हैं। आप मयंकों को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने जो है वो इंग्लिश में नहीं लिखा, एक्चुअल में आपने उसे रोमन लिपि में लिखा हुआ है। और ये जो आपने लिखा हुआ है वो आपने क्या लिखा हुआ है? देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। शब्द हिंदी का है, लेकिन जो आप लिपि किसी में भी लिख सकते हैं। लेकिन हर एक भाषा की अपनी एक स्वयं की लिपि होती है। क्लियर है? आगे हम इसको पढ़ेंगे और सारी चीजों को समझते हुए आगे बात करेंगे। देखिएगा, यहां पर मौखिक ध्वनि को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह, ठीक है। जैसे मैं देवनागरी की बात करता हूं तो आपको अ ई उ एक्चुअल में जिनके चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, जैसे का को आप कैसे लिखेंगे? इस तरीके से यहां गोल बना के और इस तरीके से आप पूंछ सी निकाल देंगे। तो यहां पर जो एक लिखने का तरीका है, उसके लिए जो एक निश्चित जो चिन्ह बनाए गए हैं, साइन बनाए गए हैं, वहां पर क्या होगा? वो एक लिपि के तौर पर देखे जाएंगे। इसी का को या इसी रूप को मैं अरेबिक लिपि में कुछ अलग देखूंगा और इसी को मैं जो है वो रोमन में के रूप में लूंगा। मतलब ये जो निश्चित चिन्ह किए गए हैं अलग अलग भाषा के, अलग अलग लिपि के, यही जो है वो आपके लिपि के तौर में देखे जाते हैं। ये सारे के सारे जो है वो आपको किसके मिल रहे हैं? देवनागरी लिपि के मिल रहे हैं। तो बात क्या कही इन्होंने कि मौखिक ध्वनि को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह को लिपि कहा जाता है, ठीक है। आगे की पॉइंट देखना, ये सबसे प्रमुख है। भाषा की सभी लिपियां, लगभग सभी लिपियां जो है वो ब्राह्मी लिपि से ही निकली है। यदि मैं हिंदी के देवनागरी लिपि की बात करूं तो वो भी हमारी ब्राह्मी लिपि से निकली हुई है। एक पुरानी लिपि और मिलती है जो कि है खरोष्ठी। खरोष्ठी लिपि की बात करें तो ये एक विदेशी लिपि थी जो उर्दू की तरह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अभी हम इसको देखेंगे कि किस तरीके की लिपियों के फॉर्मेट होते हैं, अलग अलग प्रारूप होता है, वो भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये उर्दू की तरह दाएं से बाएं लिखी जाती है। मतलब आप इसको इस तरीके से नहीं लिखोगे, आप इसको इस तरीके से लिखोगे। क्लियर है? तो यहां इस तरीके से आप इसे लिखेंगे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, इसका विकास सामी अरमाइक लिपि से माना जाता। मतलब उसके पहले भी खरोष्ठी लिपि जो है वो सामी अरमाइक लिपि से जो है वो मिलती है। बहुत सारे अभिलेखों में भी हमें जो है वो अरमाइक या खरोष्ठी लिपि के कुछ साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। यह वैज्ञानिक लिपि नहीं थी।
इसे जो है वैज्ञानिक लिपि नहीं माना गया है, लेकिन ब्राह्मी लिपि को जो है वो वैज्ञानिक लिपि माना जा सकता है। बहुत सारी जगहों पर इसे वैज्ञानिक साइंटिफिक स्क्रिप्ट के रूप में हमारे सामने जो है वो रखा गया है। बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे जो कह सकते हैं वैज्ञानिक लोग नहीं मानते, लेकिन बहुत सारे लोगों के हिसाब से जो है वो इसको ब्राह्मी लिपि को साइंटिफिक माना गया, लेकिन इसको सभी लोगों ने जो है वो एक सिरे से खारिज कर दिया है। आगे बढ़ने वाले हैं, देवनागरी लिपि की बात करेंगे। क्योंकि हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी की जो प्रमुख सहेली है, जो लिखित सहेली है, वो है आपकी कौन सी? देवनागरी लिपि। यदि बोलेंगे तो हिंदी बोलेंगे, लिखेंगे तो देवनागरी बोलेंगे। और देवनागरी लिपि और हिंदी दोनों को जो स्थान है वो संविधान में मिला है, आर्टिकल 343 में, हम जिसकी बात आगे करेंगे। ठीक है, तो देवनागरी लिपि में ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। कुछ विद्वानों के अनुसार ललित विस्तार वर्णित नागलिपि, ठीक है, या नागर लिपि के दोनों ही मिल सकता है। नागलिपि, नागर लिपि के आधार पर इसका नाम नागरी पड़ा। क्या पड़ा? नागलिपि के कारण जो है वो इसका नाम नागरी पड़ गया। इसका एक कारण और मिलता है, ये किसी एक नगर या इसके आसपास जो है वो इसकी कुछ साक्ष्य मिले थे, जिसके कारण हम इसे जो है वो नागरी कहना हमने जो है वो प्रारंभ कर दिया। यदि आप राम कुमार वर्मा या इन्हीं से संबंधित कुछ लेखकों के, यदि आप हिंदी साहित्य का या हिंदी भाषा का विकास को जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये चीजें मिलती हैं। बहुत सारे अलग अलग रूप में हम देखते हैं कि यहां पर देवनागरी नाम उसका क्यों पड़ा। क्लियर है? तो नागलिपि के आधार पर इसका नाम नागरी पड़ा। देवनागरी का सबसे पहले प्रयोग जयभट्ट के एक शिलालेख में हमें मिलता है। जयभट्ट के, मैंने कहा था आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी के अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, अलग अलग जगहों पर जो आपको लेख मिलते हैं वहां पर आपको किसी न किसी से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, यदि मैं अशोका की बात करूं तो अशोक के शिलालेख में आपको जो है वो प्राकृत भाषा की भी, प्राकृत लिपि भाषा के आपको जो है वो लिपि के तौर पर ब्राह्मी लिपि में आपको मिलते हैं। तो अलग अलग लिपि के तौर पर आप उनके शिलालेखों को देख सकते हैं। ठीक है, जिनके साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं ललित विस्तार वर्णित नागलिपि के आधार पर इसका नाम नागरी पड़ा। ये ध्यान रखना है अच्छे से। और देवनागरी का सबसे पहले प्रयोग जय भट्ट के एक विशाल शिलालेख में हुआ है। तो क्या क्या देखा? सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से निकली हुई है। साइंटिफिक लिपि के तौर पर बहुत सारे व्यक्तियों ने उसको माना है, बहुत सारे लोगों ने नकारा भी है, लेकिन इसको वैज्ञानिक लिपि नहीं माना है। किसको? खरोष्ठी को। किससे निकली हुई है? सामी अरमाइक लिपि से जाना जाता है इसका जो विकास है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। आगे हम बात करने वाले हैं कुछ लिपियां और कुछ भाषाओं। किस लिपि की कौन सी भाषा है, ठीक है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। यहां से भी प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में जो आपकी भाषा आती है वो आती है हिंदी। मतलब हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी, संस्कृत के लिए भी देवनागरी, मराठी के लिए भी देवनागरी, नेपाली, अपभ्रंश, राजस्थानी, गुजराती, अवहट्ट, इन सब के लिए जो यूज की जाती है देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अगला जो है वो है रोमन लिपि। रोमन लिपि के लिए जो है वो अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मन, इन चारों के लिए जो है वो रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। रोमन लिपि मैं पहले ही बता चुका हूं, जैसे एम है, वाई है, ठीक है, पी है, एस है, मतलब ए से लेकर जेड तक जितने भी हमारे पास लेटर्स हैं तो वो क्या होंगे? वो आपके किसके होंगे? रोमन लिपि के होंगे। आगे जब हम बात करें फारसी लिपि की तो फारसी लिपि में उर्दू, अरबी, फारसी, कश्मीरी, इन सभी के लिए जो है वो फारसी लिपि का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें पंजाबी, तो पंजाबी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि। ये आपको भी अच्छे से याद रखना है, प्रश्न पूछा जाता है। पंजाबी की कौन सी प्रयुक्त लिपि है? तो आपको ध्यान रखना है आपकी गुरुमुखी। उड़िया की बात करेंगे तो उड़िया की उड़िया, तमिल की बात करेंगे तो तमिल लिपि, तेलुगु की बात करेंगे तो तेलुगु लिपि। यदि मैं इनकी बात करूं तमिल और तेलुगु दोनों की, तो एक्चुअल में हम इसे क्या कह सकते हैं? इसे द्रविड़ लिपि भी कह सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर अलग नहीं मिलता। ठीक है, इस तरीके से ही मिलता है कि तमिल की कौन सी है तो तमिल, तेलुगु की तेलुगु, लेकिन तमिल तेलुगु को दोनों को यदि हम साथ में देखें तो इसे आप द्रविड़ लिपि कह सकते हैं।
क्लियर है। तो हमारे पास गुरुमुखी है, रोमन है, फारसी लिपि है, देवनागरी लिपि है, तमिल लिपि है, तेलुगु लिपि है। अलग अलग लिपियों में अलग अलग भाषाएं होती हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लिपि को लिखने का तरीका। हम देखें तो सब अलग अलग जो लिपि हैं उनको लिखने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे यदि हम देवनागरी लिख रहे होते हैं तो हम हमेशा जो है किस तरीके से लिख रहे होते हैं, बाएं से दाएं लिख रहे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यदि लिखेंगे कुछ तो इस तरीके से हम लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखो ये लिखी है देवनागरी, ये कहाँ जाती है, ये आपके बाएं से जो है वो दाएं जाते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है, हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में अनुशासन की अनिवार्यता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मैं बाएं से दाएं लिख रहा हूं। यदि मैं फारसी लिपि देखूंगा तो कहां से है, ये आपके जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। मतलब मैं यहां से लिखना उसको शुरू करूंगा। अब मैंने यहां लिखवाया जरूर है, अब मुझे अरबी फारसी आता नहीं है, इसलिए बस मैं बता सकता हूं कि ये केवल यहां से दाएं से बाएं लिखी जाती है। क्लियर। यदि मैं चीनी जापानी की बात करूं तो ये तो अलग ही है, ये ऊपर से नीचे लिखी जाती है। ये पहले लिख दिया, हो गया, फिर इसके बाद ऊपर से नीचे फिर आ गया, फिर इस तरीके से। मतलब इसको पढ़ना आप ऐसे नहीं पढ़ोगे, आप इसको इस तरीके से पढ़ोगे। तो ये चीनी और जापानी है जो ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। तो अलग अलग लिपियों का एक अपना एक फॉर्मेट होता है। जैसे मैं रोमन की बात करूं तो रोमन भी कैसे लिखेंगे, देवनागरी की तरह। ठीक है, बाएं से दाएं आप इस तरीके से लिखना शुरू करेंगे, इस तरीके से ऐसा जाएगा और यहां से फिर शुरू हो जाएगा, इस तरीके से लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, देवनागरी की यदि मैं बात करूं तो देवनागरी में एक लाइन लिखी जाती है, एक लाइन लगाई जाती है। जैसे मैंने लिखा, कोई भी शब्द लिखा, जैसे मैंने लिखा इमदाद। अब इमदाद यदि आप ऐसे ही लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हिंदी या फिर देवनागरी लिपि में एक लाइन का प्रयोग होता है जिसे कहा जाता है शिरोरेखा, जिसका प्रयोग होता है शिरोरेखा का। तो शिरोरेखा लगाना पड़ता है, तब जाके वो लिपि अपने रूप में होती है। क्या इंग्लिश में लगाना पड़ता है? यदि इमदाद लिखा है, ठीक है, इमदाद लिखा है, क्या आप इंग्लिश में आप रोमन में लाइन लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। तो इस शिरोरेखा का प्रयोग रोमन में नहीं होता, लेकिन देवनागरी लिपि में होता है। आपको लगाना ही पड़ेगा, यदि आप नहीं लगाएंगे तो वो एक शुद्ध रूप उसका नहीं होगा। आशा करता हूं लिपि के बारे में बहुत सारी चीजें जो कंफ्यूज कर रही होंगी आपको पहले, वो सारी चीजें क्लियर हुई होंगी कि ये कैसे लिखी जाती हैं, इनका फॉर्मेट क्या होता है, कौन सी लिपि की कौन सी भाषा होती है। ठीक है, इसके अलावा कौन सी पुरानी है, कौन सी साइंटिफिक है, कौन सी नहीं है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको इस चीज में या इस हिस्से में सारी चीजें क्लियर हुई होंगी।